हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा संविधान चैप्टर चल रहा है उसके आगे की बात समझेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो थी उनको हमने समझी। देन उसके बाद अब यहाँ पे समझने वाले हैं कि और आगे क्या क्या बातें कही गई हैं, कि हमारे संविधान में और क्या क्या हमको राइट्स प्राप्त हैं या क्या क्या संविधान में वर्णन किया गया है, वो सारी बातें हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है उसको समझते हैं कि क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे। इसमें क्या है कि खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल। लड़कियां बोलती हैं कि चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया। तो लड़के क्या बोलते हैं, नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि यहाँ पे जब शिक्षक आते हैं तो उन्होंने क्या किया कि क्या करते हैं, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो होता क्या है कि यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ये लड़के क्या करते हैं कि हाँ हाँ हम जीत गए, हम जीत गए। मतलब कि जब वो शिक्षक बोलते हैं कि चलो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उन्हीं को ही खिलाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहले बहस होती इनकी कि हमें सदा यही वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा होती है। तो इस लड़के ने क्या बोला कि मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। ठीक है, यानी कि सॉरी, ये दोनों ही लड़कियां हैं, तो ये दोनों ही क्या बोल रही हैं, ये बोल आपस में बात कर रही हैं कि हमको पता था कि यानी लड़कों की तरफ ही फैसला आने वाला है, बिकॉज उनकी संख्या जो थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये लड़की बोलती है कि मैडम को कुछ अलग तरीके से फैसला लेना चाहिए था ताकि हमारे भी सम्मान को ठेस ना पहुँचे, यानी हमारी भी इच्छाओं पर गौर किया जाए। उस तरह का कुछ इनको फैसला लेना चाहिए था। तो यहाँ पे मैडम ने फैसला किस आधार पे ले लिया कि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो उसी के आधार पे ले लिया कि चलो इनकी संख्या ज़्यादा है, इनकी मेजॉरिटी है, तो इनको रख लेते हैं और मतलब क्रिकेट को ही खेलने देते हैं, और बास्केटबॉल को यहाँ पे क्या करते हैं कि नहीं खेलने देते। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब साफ है कि कैसे जो भी ज़्यादा जिनके पास संख्याएं होती हैं तो वो कैसे अपना आधिपत्य जताते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे समझेंगे कि होता क्या है कि इस तरह से अस्वस्थ हालात लोकतंत्र समाजों में भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मतलब कि असमानता के हालात पैदा हो गए, उसी तरह यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे के यही समझाना चाह रहा था कि हमारे लोकतंत्र समाज में भी क्या हो सकता है, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है। ठीक है, यानी कि मेन इस का टारगेट क्या था, जो ये समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि बहुमत वाले का हमेशा क्या रहता है, सत्ता रहती है, और हमको पता भी है कि जो जीतता है वही राजा कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि जिसका बहुमत ज़्यादा रहता है, जिसकी मेजोरिटी रहती है, वही क्या होता है, विजेता माना जाता है। हमारे लोकतंत्र में चुनाव भी होता है, तो इसी के आधार पर होता है कि किसका बहुमत ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब ये है कि जो बहुत कम हो। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई हिंदू फारसी या फारसी धर्म का है, किसी इंडिया मतलब कि हिंदू देश में रह रहा है। ठीक है, वहाँ पे अब फारसी के गिने चुने 10 से 12 परिवार हैं, तो उन पे यदि कोई ध्यान नहीं दे रहा, यानी वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जैसे कि अब 100 हिंदू परिवार हैं। ठीक है, वहाँ पे से यदि 5 या 10 फारसी या अरबी परिवार के लोग रहते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक लोग कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास इतनी तो जनसंख्या ही नहीं है, कम से कम इनके 10 घर हैं, 10 घर में मुश्किल से कितने होंगे, 100-150 लोग होंगे, तो इनके पास तो इतनी पब्लिक ही नहीं है जितनी कि ये 100 घरों में हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो इनकी क्या होती है, कहीं ना कहीं ये पीछे छूट जाते हैं या सहमति नहीं हो पाती है और उनका नुकसान होता है। ठीक है, यानी अल्पसंख्यकों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका नुकसान होता है। जैसे कि इस चित्रकथा पट्टे से पता चलता है कि मतलब बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। यानी कि बात करें तो जितना भी होता है, निरंकुशता का मतलब हमने समझा था
कि अपने सत्ता का दुरुपयोग करना, ठीक है? और इसको हमने लिखवाया भी था कि निरंकुशता का मीनिंग क्या होता है कि हमको यदि कोई पावर मिल जाती है, हमारे पास पब्लिक ज़्यादा है या हमारे पास पैसा ज़्यादा है या हमारे पास मतलब कि ताकत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं, ठीक है? जैसे एक हमने चित्रकथा देखी जो वहाँ पे थी, जो चित्रकथा पढ़ते था कि वो मॉनिटर जो होता है उसके पास उसके हाथ में पावर थी। सो उसने क्या किया कि जो लड़का था दूसरा उसका क्लासमेट ही था, तो झूठ बोल के उसको मैडम से मतलब उसको पनिशमेंट दिलवाता है, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, सो इन्हें क्या किया जा रहा है कि फील्ड में उतारा जा रहा है, बट लड़कियों की नहीं थी इसलिए उनको नहीं उतारा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मेन मकसद ये नहीं था लड़के लड़की वाला फैक्टर, यहाँ पे सिर्फ इतना समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जिनका दल ज़्यादा होता है, ठीक है? जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, उनको ही क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, उनके द्वारा ही बनाए गए नियम कानून माने जाते हैं और जिससे कहीं न कहीं क्या होता है कि अल्पसंख्यक लोगों को उनका पूरा उनकी इच्छा के अनुरूप ना तो कानून बन पाते हैं, ना तो उनके फ़ायदे के लिए कुछ ख़ास हो पाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो पाता है, बट उनके फ़ायदे के लिए कुछ ख़ास नहीं हो पाता फिर। सो यहाँ पे निरंकुशता का मतलब ही यही है कि जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है? और आप लिखे होंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप उसको एक बार अभी नज़र दौड़ा लीजिएगा जब मैं बता रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या होगा यदि याद नहीं है तो, ठीक है? तो क्या होता है, निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है, ठीक है? यानी कि यहाँ इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो कि अल्प जो भी हमारे अल्पसंख्यक है, ठीक है? चाहे अब जाति वर्ग धर्म में भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं और यहाँ पे लड़के लड़के में भी बोल सकते हैं कि स्कूल में आप देख लीजिए कि लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, सो उनको क्या किया गया कि उनको क्रिकेट के लिए बोल दिया गया कि आप खेल सकते हो, और लेकिन लड़कियों की संख्या कम थी, तो अब उनकी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब आप उससे हैंड अप करवाओगे तो वहाँ पे जब लड़कियों की संख्या कम है तो कम ही होंगे और लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा ही वोटिंग होगी ना। तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से फैसला लेना चाहिए, इस आधार पे नहीं कि किसने ज़्यादा हाथ उठाए हैं, क्योंकि लड़कियों की तरफ से तो लड़के हाथ नहीं उठा रहे थे, तो वहाँ पे उनकी संख्या कम होगी, फिर किस आधार पे उन्होंने बोल दिया कि ये विजेता हो गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? जिससे कि क्या हुआ कि उनको कहीं न कहीं अपने आप को हीन मानना पड़ा कि हमेशा तो यही होता है, हमको ही समझौता करना पड़ता है, चलो इस बार भी करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोचा कि सुधार करना चाहिए, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो कि बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से क्या होती है, उपलब्ध होती है, ठीक है? अल्पसंख्यकों को पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है? यानी संविधान का एक यह भी इम्पोर्टेंट कार्य है कि जो अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का क्या है, एक इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है? यानी कि उसकी जो निरंकुशता है या उसका दबदबा बढ़ रहा है कि जैसे सपोज आप यहाँ पे इमेजिन करो, एक और मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज आपके पास कई सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है? स्कूल में ही या कॉलेज में आप रहते हो तो वहाँ पे देखते हो कि जब हमारे पास क्या होता है कि हम 4-5 इकट्ठे होते हैं, तो हमारी एनर्जी क्या होती है, डबल मतलब कुछ ज़्यादा ही होती है, ठीक है? और हम क्या करते हैं कि अपने सामने वाले का जो भी है, जो कि थोड़ा बहुत उससे अनबन यदि होती है, तो बोलते हैं चल अकेले में मिल लेना, और अपने ये 4-5 लेके जाते हैं और उसको पीट के चले आते हैं। यानी कि हमारी क्या है कि संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम उस अल्पसंख्यक का मतलब मैं समझा रही हूँ कि उस अकेले बंदे को हमने मार के चलाया, ठीक है? यानी हमारी औकात नहीं थी कि हम उससे अकेले जाके लड़ सकते थे, लेकिन हमने किसके दम पे वहाँ पे लड़ा। और बिल्कुल बखूबी आप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में ऐसा अक्सर होता रहता है कि हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम अकेले जाके किसी से लड़ के फाइट करके चले आए। बिल्कुल नहीं, जब तक हमारे साथ रहते हैं 4-5 इधर-उधर, तभी तक हमारी जो बोलती है वो निकलती रहती है कि मिल लेना, इधर मिल लेना, उधर मिल लेना। तो वहाँ पे जब वो कहीं पे भी आपको अकेले मिलता है, आप उसकी अच्छी खासी धुलाई करते हो। क्यों करते हो? किस वजह से करते हो?
यदि आप भी अकेले हो, तो वो अकेला बंदा आपके लिए शेर हो सकता है, ठीक है? लेकिन जब आप 4 लोग हो, तो वो अकेला बंदा फिर आपके सामने तो कुत्ता उसको होना ही पड़ता है, ठीक है? मतलब मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि बहुसंख्यक का यही अर्थ होता है कि आप ज़्यादा थे, इसलिए उस अकेले बंदे को पीट लिया वहाँ पे। तो यहाँ पे यही है कि संविधान को भी हमारे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा करना चाहिए, तो कि जो भी बहुसंख्यक दल हैं, तो इनके कारण किसी भी तरह की निरंकुशता या दबदबे के कारण, मतलब जो भी ये दबदबा इनका बन रहा है, उस पे प्रतिबंध लगाना भी क्या होता है, हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये दबदबा क्या होता है कि एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि एक समुदाय द्वारा, एक जाति द्वारा, एक वर्ग द्वारा, हमारे आपके द्वारा, हम और आप समुदाय बना लें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, उसके द्वारा भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हर एक काम आप राजनीति से ही जोड़ो कि हमारे नेता ही निरंकुशता कर रहे हैं या अपना दबदबा फैला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम आप भी फैला रहे हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, बिल्कुल आप समझ सकते हो कि हमारी मेजॉरिटी ज़्यादा थी, सो हमने उसको पीट लिया। तो यहाँ पे हमने भी अपना दबदबा जमाया ना कि चलो हम इतने सारे लोग हैं, मैं तो तुम्हें देख लूँगा, मार लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। लेकिन अकेले की हिम्मत तो हम भी उसके सामने गीदड़ ही है ना। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि कोई भी समुदाय हो, ऐसा नहीं कि एक राजनीति पे ही आप जाओ कि हमारे नेता ही ऐसा करते हैं कि निरंकुशता फैलाते हैं या अपना दबदबा बनाते हैं। कोई भी समुदाय वर्ग हो सकता है, ठीक है? एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक यानी कि इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं, जब क्या होता है कि एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी ये दबदबा बनाया जाता है या निरंकुशता या दबदबा लगा होता है, तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, अंतर सामुदायिक, या की बात करें तो इंटर कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है? इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों द्वारा दबा सकते हैं, ठीक है? यानी कि मतलब कि एक ही समुदाय के अंदर, यहाँ पे ये हुआ पहला था जो कि एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर, ठीक है, दबदबा अपना बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा अंतर सामुदायिक वर्चस्व, यानी कि इंटर कम्युनिटी कहेंगे हम इसे। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करते हैं, तो एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों, मतलब कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे हम अंतः सामुदायिक यानी कि इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है कि एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को, जैसे कि बात करें तो कोई सपोज हिंदू वर्ग के हैं, ठीक है, हिंदू समुदाय से आते हैं, उसने क्या किया कि मुस्लिम समुदाय को और मतलब कि प्रताड़ित किया, ठीक है? लेकिन वहीं पे क्या होता है कि यहाँ पे दूसरा समुदाय हो गया, एक समुदाय से दूसरा समुदाय, जिसे हम क्या कहेंगे, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतर सामुदायिक यानी कि इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहेंगे। लेकिन बात करें यदि, तो उसके आगे की बात करें यदि हम, तो क्या होता है कि जैसे हिंदू वर्ग ही आप ले लीजिए, हिंदू वर्ग के अंदर भी कई सारे समुदाय होते हैं, ये अपने अंदर के समुदाय में ही, ठीक है, जो इनके अंदर के बटे होते हैं, तो हिंदू हिंदू ही जो भी इनके अलग अलग समुदाय हैं, उन्हीं में आपस में अपना दबदबा जमा रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतः सामुदायिक यानी कि इंट्रा कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है? यानी कि एक हिंदू यदि एक मुस्लिम समुदाय को दबदबा बना रहा है उसके ऊपर, तो उसे हम क्या करते हैं, अंतर सामुदायिक कहते हैं, यानी एक से दूसरा। और जो एक में ही यदि एक हिंदू समुदाय ही दूसरे हिंदू समुदाय के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहता है, सो उसे हम इंट्रा कम्युनिटी, दैट मीन्स कि अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बात करें आगे की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान क्यों होना चाहिए। अब आता है कि संविधान होना क्यों चाहिए, तो इसमें है कि इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, ठीक है? यानी कि अभी तक हम इसी का आंसर ढूंढ रहे हैं कि संविधान होने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो हमने 2 इसके रीजंस पढ़ लिए थे, अब ये तीसरा रीजन है कि इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण रीजन की बात करें यदि, तो क्या है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यानी कि ये पढ़ने में थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में आपको कि खुद को अपने आप से बचा सके, ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या हुआ,
तो यहाँ पे मेन मतलब यह है कि यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, ठीक है? ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे चित्रपट कथा देखिए, ठीक है? यानी कि हम बात करें तो क्या होता है कि तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है, इसको भी आप वहीं पे नोट करोगे जो 2 रीज़न आप लिखे थे, ठीक है? तो वहाँ पे क्या नोट करोगे, तीसरा रीज़न है कि यह क्या होता है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, ठीक है? और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझते हैं कैसे। जैसे इसने बताया कि क्या होता है कि असल में इसका मतलब क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, ठीक है? यानी कि सपोज जैसे आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल होगा, और वो एग्जाम्पल है जैसे आरक्षण का ही वीडियो आया था। वहाँ पे हम में से बहुत से लोगों ने, दैट मीन्स आप में से बहुत से लोगों ने मतलब कुछ उसका उल्टा ही मीनिंग निकाल दिया, ठीक है? आपने उसका थंबनेल देखा तो आरक्षण है, वहाँ पे मुझे तो नहीं लगता किसी ने वीडियो अच्छे तरीके से देखा भी होगा। जिसने भी बोला, सॉरी, जो भी अभी सुन रहे होंगे मेरे को और वही होंगे यदि, तो उनके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी मैं। लेकिन यहाँ पे जो आप समझिए कि हम क्या करते हैं किसी भी मुद्दे को, हम एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट के और एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं, और उस अकॉर्डिंग हमको कैसे होना चाहिए, कैसी हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, हम वो भूल के एक पता नहीं किस उसमें चले जाते हैं, किस दुनिया में चले जाते हैं कि नहीं, मतलब इसने कह दिया अपनी राजनीति करेंगे। अब बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि जब हम लोग कोचिंग क्लास करते थे वहाँ पे देखते थे कि एक बार क्या हुआ था, किसी मेरे टीचर ने मतलब कांग्रेस के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया, ठीक है? तो एक बच्चा जो था वो खड़ा होकर टीचर से बहस करने लगा। वो समझा रहे थे कि मतलब ऐसा कुछ आपको पता है जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे कुछ हमको तीखे वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। अब जैसे हम जब इंदिरा गांधी जी को पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने बिना किसी मतलब का, बिना किसी अर्थ के उन्होंने आपातकाल लगा दिया, ठीक है? तो उससे कितना बड़ा नुकसान होता है, सबकी नसबंदी कराई जा रही थी, जबकि कोई रीज़न नहीं था। तो कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया था, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, बट आप ये समझिए कि उन्होंने बोल दिया। तो वो जो क्लास में मेरे ही थे क्लास में, तो उन्होंने खड़े होकर लड़ाई शुरू कर दी कि मतलब आपने कांग्रेस के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, जबकि वो प्रॉपर तरीके से हमको समझाना चाह रहे थे कि ऐसा उन्होंने किया था, जो कि मतलब महात्मा गांधी जी बोले भी थे कि कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। हालांकि वो बता रहे थे कि हमको राजनीतिक मुद्दे पे नहीं जाना है, ठीक है? यानी अब हम पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं तो आ जाएगा, भाजपा का नाम आएगा, कांग्रेस का नाम आएगा। तो अब ऐसा तो नहीं कि हम भड़क जाएँ कि आपने कांग्रेस को बुरा क्यों बोल दिया या भाजपा को बुरा क्यों बोल दिया? क्योंकि हम एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे लिए भाजपा भी एक जैसी है, कांग्रेस भी एक जैसी होनी चाहिए, और भी जितनी पार्टीज़ हैं सब हमारे लिए एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है? आप बिल्कुल अपनी रियल लाइफ़ में उनके भक्त बने रहो। कोई वो नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दो। आप जिसको भी चाहते हो चाहते रहो, लेकिन जब तक आपको पेपर देना है, थोड़ी ये बात बैलेंस करके चलनी पड़ती है हमको कि कोई भी मुद्दे आते हैं, और आपको पता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि हम क्या करते हैं उसको सुनते ही भड़क जाते हैं, ठीक है? कि ऐसा कैसे हो गया जहाँ पे एक और आरक्षण से कुछ लोगों को प्रॉफ़िट हो रही है, वहीं कुछ लोगों को क्या हो रहा है कि प्रॉफ़िट नहीं हो रही है। अब किसी को प्रॉफ़िट हो रहे है, उसने सुना उसको भड़क गया कि ऐसा बोल रहे हैं, किसी को नहीं हो रहे उसको बहुत अच्छा लगा कि चलो। तो यहाँ पे हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, और उन सभी को सोचने समझने का क्या है कि हमारे संविधान में ऐसी मतलब जो भी हमारे अंदर ऐसी भावनाएँ आती हैं कि तो हमको अपने से बचने के लिए क्या है मदद करता है। हमारा जो संविधान है वो अपने आप को ये मतलब अपने आप से ही बचने के लिए मदद करता है। जब संविधान पढ़ते हैं, समझते हैं, सो वहाँ पे सारी बातें हमको फिर समझ में आती है कि हमको किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से किसी भी बात को हैंडल करना चाहिए, वो सारी बातें हमें समझ में आती हैं, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करें कि किसी भी जो भी मुद्दे आते हैं, थोड़ा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बिल्कुल स्वतंत्र देश के नागरिक हो, बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठाओ, लेकिन उसकी जाँच पड़ताल करने के बाद, ठीक है? किसी के मुँह से सुनने के बाद नहीं कि मैंने कहा, सपोज़ मैंने ही कहा आपसे कि कुछ ऐसा हो गया, मोदी जी ने राहुल जी को मार दिया। तो आपको क्या मेरी बात माननी चाहिए?
आप पहले कहीं से और देखो कि क्या सच में मोदी जी ने राहुल जी को मार दिया या कि यहाँ पे इसने गलत बोला, ठीक है? तो वहाँ पे हम किसी की बात को भी बिना मतलब कि ऐसे मूक बधिर बन के नहीं मान सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे साधन अवेलेबल हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। तो उसको पहले हम अच्छे से समझे, जानें, उसके बाद ही कोई ऑब्जेक्शन लें, सो बेटर होता है, ठीक है? मेरा कहने का मतलब यही है और यहाँ पे जो समझाया जा रहा है उसका भी मतलब यही है और इन सब में हेल्प हमारा कौन करता है? हमारा संविधान करता है। यहाँ पे जो लिखा गया है एक चित्रकथा और दिखाई गई है। इसमें बताया गया है कि शबनम जो थी, शबनम नाम की लड़की है, वो दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है, ठीक है? अब उसको तय क्या करना है कि कल परीक्षा की मतलब कि कल की परीक्षा में के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ, तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी, ठीक है? अब उसके पास दोनों ही समस्याएँ आ गई। उसका यानी कि दूसरे दिन एग्ज़ाम था और वहाँ पे टीवी चल रही थी, ठीक है? और जब टीवी चल रही थी तो आपको पता ही है कि वो कितना अपनी ओर अट्रैक्टिव करती है। तो वहाँ पे उसने क्या किया कि उसने टीवी देखा, उसका पसंदीदा चैनल आ रहा था, शो आ रहा था। अब उसको पढ़ना भी था, 2 चैप्टर उसके शेष रह गए थे, एग्ज़ाम हो रहा था। तो अब वो सोच रही थी कि मैं टीवी यदि नहीं देखती हूँ, तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और यदि टीवी देखती हूँ, तो मैं ये दोनों ही चैप्टर क्या कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? अब वो बहुत बड़ी दुविधा में थी कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो उसके बाद शबनम यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा बैठी है, तो उसकी मम्मी-पापा बैठे हैं। यहाँ पे शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? ठीक है? उसकी मम्मी पूछती है कि तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? तो उसने क्या बताया, शबनम ने बोला कि मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे, तो मेरी भी टीवी देखने की इच्छा मतलब देखने का मन करेगा, ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे, तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा, ठीक है? यानी कि इसने क्या कहा कि मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यदि आज रात कोई भी टीवी ना देखे, तो फिर मेरा मन नहीं ललचाएगा या कि मेरा मन इधर-उधर डिस्टर्ब नहीं होगा कि चलो मुझे भी टीवी देखना चाहिए, उसने क्या बोला। और यदि किसी की सीरियल देखने की लत लग जाती है, जो भी हमारे आते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको पता ही होगा कि थोड़ा लड़कियाँ ज़्यादा देखती हैं, ठीक है? ये सीरियल वगैरह। तो फिर वहाँ पे पता ही होता है कि मतलब निकल जाते हैं घंटे 2 घंटे, पता ही नहीं चलता। सीरियल ना छूटने पाए, खाना छूट जाए तो एक बार चलेगा, लेकिन वो सीरियल आगे ना निकलने पाए, ठीक है? तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है और यही शबनम की भी थी। सो वो बहुत डाउट में थी कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? उसने घरवालों से बोला कि यदि आप सब नहीं देखते हो, तो मेरा भी पढ़ाई में मन लगेगा। और ये लोग आप अपने आप में भी इमेजिन कीजिए कि यदि आपके घर में कोई टीवी देख रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे बिल्कुल सपोज़ अब टीवी जहाँ लगी है, तो वहीं से यदि आना-जाना हुआ, तो 1 से 2 मिनट, 3 मिनट मतलब 5 मिनट तो हम वहाँ पे खड़े ही हो जाते हैं, ठीक है? कि इसको तो देख ही लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये मुझे नहीं लगता आपकी हालत होगी कि नहीं, मेरी तो कुछ यही कंडीशन होती है। यदि टीवी के पास से गुज़र जाओ ना, तो लगता है थोड़ा 5 मिनट तो इसका जो ये चल रहा है थोड़ा इसको देख ही लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो वहाँ पे अब 5 मिनट के बाद लगता है थोड़ा प्रचार आ जाए, फिर चलते हैं निकल के यहाँ से। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, इसलिए अपने ज़बरदस्ती फिर अब आगे बढ़ना तो कुछ करना पड़ता है ना, बंद करना पड़ता है दिमाग-उमाग कि टीवी की तरफ ना जाए, ठीक है? यानी कि यदि गया तो फिर लगता है यहाँ भी हम अपने रूम में भी बैठे रहे, तो भी लगता है कि नहीं उधर चल क्या रहा है? मतलब उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो ये सीरियल देखने की तो सबसे बुरी आदत है, ठीक है? यदि जिसकी लग गई तो फिर तो मतलब ऐसे हम लोग उस उनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि फिर यदि किसी की डेथ होती है वहाँ पे, तो यहाँ खुद रोने लगते हैं, ठीक है? यानी कि मतलब ऐसा लगता है कि सचमुच की उनकी डेथ हो रही है, जबकि वो सब नाटक कर रहे हैं। एक वो लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब चला रहे हैं कि ऐसा सब कुछ घर परिवार में होता है, उनसे बचना चाहिए। लेकिन हम कुछ और ही दैट मीन्स कि हम जितने भी लोग हैं, तो आप लोग ज़रा सोचना कि क्या आप टीवी में क्या देखते हो? हम देखते हैं टीवी में वो ज़्यादा अच्छी लग रही है या वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसका लव इससे हुआ, उसका अफेयर इससे चला, उसका वे ब्रेकअप हो गया, उसने उसको ऐसा बोला, उसने उसको ऐसा बोला। लेकिन उसका मेन मीनिंग जो होता है, समझाना चाह रहा है,
वो तो हम देखते ही नहीं है, ठीक है? यानी कि वो समझाना क्या चाह रहा है कि वहाँ पे कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक घर परिवार में कैसे घुल-मिल के रहना चाहिए, कितनी समस्याएँ आती हैं, फिर भी वहाँ पे हमको हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि हमारा परिवार ही हमें सब हमारा सब कुछ होता है। तो कुछ उसका ये जो टीवी शोज़ आते हैं, हमने एडवर्टाइज़मेंट में भी पढ़ा था, सब कुछ जाँच-पड़ताल होने के बाद ही ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है? उनका सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी आप एक बात हमेशा याद रखना कि जितने भी टीवी पे चैनल आते हैं, जितने भी शो दिखाई देते हैं, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे वो कोई सीरियल हो, चाहे कोई गेम्स हो, वो सारे के सारे पहले सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे वो क्या होते हैं कि चालू होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी पद्मावती मूवीज़ आई थी, वहाँ पे क्या हुआ था कि पद्मावती मूवी पे क्या बताया जा रहा था कि ये मूवी बैन कर दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि मूवी ये लॉन्च हुई सो दंगा होगा। इसलिए बहुत सारा बिल्कुल न्यूज़ में भी आपने सुने थे कि काफ़ी लोगों ने हंगामा मचाया था कि उसकी मूवी का जो मेन टाइटल था वो क्या हिस्ट्री से रिलेटेड था, उसमें बताया जा रहा था कि जो भी वहाँ पे पद्मावती का जितना भी था वो सारा कुछ उसमें विस्तार से वर्णन किया गया था, ठीक है? शायद दीपिका पादुकोण जी की मूवी थी। तो वहाँ पे काफ़ी लोग दीपिका पादुकोण जी के खिलाफ हो गए थे, रणवीर सिंह करके कोई है एक्टर शायद और उनकी थी। तो मतलब इन दोनों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से था कि अभी नहीं लॉन्च की जाएगी ये मूवी। तो इसका मतलब आपको सोच मतलब साफ समझ में आता होगा कि कोई भी सीरियल हो, मूवीज़ हो, सब कुछ हो, अभी भी काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो बन तो गई हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई हैं कि ये मूवी नहीं लॉन्च की जाएगी, ठीक है? यानी इससे लोगों को क्या हो सकता है, दंगा भड़क सकता है, खतरा हो सकता है, समाज में हमारे गलत प्रभाव जाएगा, तो यहाँ पे वो मूवी लॉन्च नहीं करवाई जाती है, ठीक है? तो चाहे वो कोई सीरियल हो जिनका कुछ ऐसा लगता है कि ये हमारे समाज में बदलाव ला सकते हैं, वही सीरियल लाए जाते हैं या वही चैनल लाए जाते हैं, अदरवाइज़ उनको परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है? तो आप लोग जब भी देखा करो उसका कुछ अर्थ समझने की कोशिश किया करो बजाय इसके कि वो ज़्यादा अच्छी है, उसका प्यार उससे हुआ, उसका अफेयर उससे चला, उसका ब्रेकअप उससे हुआ और सीरियल में ज़्यादातर यही होता है जब देखो तो उनकी पार्टी और शादियाँ ही चलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और वो हम सबको थोड़ा अलग समझना चाहिए, ठीक है? हम एक पिक्चर भी देख रहे हैं या कि मूवी देख रहे हैं, वहाँ पे भी हमको समझना चाहिए कि यदि एक हीरो किसी केस को हैंडल कर रहा है या एक पुलिस वाला किसी केस को हैंडल कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है, ठीक है? कैसे कर रहा है, वो सारी बातें हमको देखना चाहिए और एक क्रिमिनल का क्या रोल होता है, वो कैसे-कैसे अपने एक्शन लेता है, कैसे कदम उठाता है, कोई किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, वो सारी बातें कुछ हमको अलग तरीके से समझना चाहिए कि हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और वही समझाया भी जाता है अब पद्मावती में ही मैं तो नहीं देखी हूँ लेकिन जिसने भी देखा होगा पता होगा उसमें पूरा इतिहास समझाया जा रहा था, ठीक है? तो वहाँ पे वो सब कुछ हमको एक सीरियल या चैनल के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से दिखा-दिखा के समझाया जाता है क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो माइंड है और ये साइकोलॉजी रीज़न है कि यहाँ पे माइंड जो हमारा होता है ना, वो क्या करता है कि जो भी हमारे इमेजेस दिखते हैं उनको ज़्यादा ये एक्सेप्ट करता है और जो मैं बोल रही हूँ वो उतना ज़्यादा आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जबकि आप एक पिक्चर देख के उसकी बात करते हो, किसी का आप चित्र देख रहे हो और वहाँ पे आप बखूबी काफ़ी सारी बातें समझ जाते हो इज़िली, ठीक है? हमसे कोई अब आप लोग ही मूवी देखते हो, वहाँ पे कोई भी पूछा जाता है यदि एक मूवी हम देखते हैं 3 से जो भी होती है 2.5-3 घंटे की, उसका कोई एक-एक मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का पूछ ले कैसे क्या हुआ, हम लोग एक-एक पूरा बता देते हैं, ठीक है? कहीं भी नहीं भूलता और कोई कभी भी पूछ ले कि ये मूवी तुमने देखी है, इसमें क्या-क्या है? तो हम तो मतलब उसकी कहानी ही पूरी बता देते हैं कि इसमें क्या-क्या था, ठीक है? तो ऐसा कुछ होता है और ख़ैर ये टॉपिक दूसरा था। बट ये भी आपको आपके लिए जानना ज़रूरी है कि यदि टीवी भी देख रहे हो तो उसमें भी थोड़ा अच्छा कुछ सोच के निकाल लिया करो, ठीक है? उसके बाद होता क्या है कि शबनम यहाँ पे एग्ज़ाम जब देने आती है, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा। उन्हें आखिरी 2 अध्यायों में से बहुत सारे सवाल आए, ठीक है? ये बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा।
उन्हीं आखिरी 2 अध्यायों से कई सारे क्या है सवाल यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें होती हैं और जो हमें समझनी होती है कि हम कैसे क्या करें, यानी कि जो भी डाउट्स है, अब उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि आप घर पे टीवी नहीं देखोगे तो हम भी नहीं देखेंगे। सिंपल से उसका केस जो है तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो गए। लेकिन यदि घर वाले टीवी देखते तो क्या वो पढ़ पाती? बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, ठीक है? तो मतलब क्या है कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है, ठीक है? यानी कि संविधान और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारे संविधान में स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन उतना ही जितना कि दूसरों की स्वतंत्रताओं का हनन ना हो, ठीक है? यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उन बड़े फैसले या सिद्धांतों को ठेस ना पहुंचे जिनसे मतलब देश हमारा आस्था रखता हो। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी या पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, ठीक है? इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे पाकिस्तान की हम बात करें, वहाँ पे एक फौजी शासन ही चल रहा है। तो यहाँ पे या तो आप सपोज़ आपको ही लगे कि जो हमारा एक लोकतांत्रिक देश है वो काफ़ी विकृत हो चुका है, ठीक है? विकृत का मतलब है कि पूरा एकदम से सब कुछ राजनीति पे ही चल रहा है और वहाँ पे लोग अपना ही प्रॉफ़िट देख रहे हैं। तो उसमें फिर हमारा मन क्या करे कि नहीं, एक अब तानाशाह आना चाहिए, ठीक है? यानी कि उसी का जैसे आप उत्तर कोरिया का ही देख लीजिए, जैसे वहाँ का तानाशाह चल रहा है कि किसी का कुछ नहीं चलता, ठीक है? जो किम जोंग उन करके हैं वहाँ के तानाशाह, तो उनके बारे में आप टीवी में बखूबी देखते होंगे कि क्या कंडीशन रहती वहाँ की। तो मतलब उनके बारे में क्या है कि यदि हमारे देश में भी ऐसा होने लगे तो हम भी कहीं न कहीं सोचेंगे कि क चलो तानाशाह का शासन आ जाए या कि एक फौजी शासन आ जाना चाहिए ताकि कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो, ठीक है? इसलिए क्या होता है कि भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। यानी हम गुस्से में आके ये तो कह देंगे, इसकी मांग तो कर लेंगे कि हमें तानाशाह चाहिए, तानाशाह का शासन चाहिए, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, ठीक है? लास्ट में क्या होने वाला। जैसे वो लड़की जो शबनम नाम की थी, वो ये ना समझ पाती कि मैं घर वालों को मना कर दूं, थोड़ा आवाज उठाऊं और उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करूँ तो फ़ायदा हो सकता है इसी में। लेकिन यदि वो भी कहती चलो तुम भी देखो, हम भी देखते हैं बैठ के, या कि हम भी पढ़ने बैठते हैं लेकिन दिमाग तो टीवी में अटका हुआ है, सो वहाँ पे तो पढ़ाई तो उसकी गई थी, उस दिन का पेपर तो गया था, ठीक है? यानी कि मतलब हम जोश में होश खो बैठते हैं, लेकिन बाद में उसको क्या होता है, पछताना पड़ता है। यहाँ पे बात करें तो एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना के मतलब को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिक को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है, ठीक है? संविधान एक ऐसा होना चाहिए जिसका कड़ा शासन होना चाहिए, जिसके नागरिकों का मतलब पूरा अच्छे तरीके से उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हो, उनके अधिकारों का आश्वासन मिलता रहे कि हम आपके अधिकारों को हमेशा क्या करेंगे, दिलवाते रहेंगे, ठीक है? जब भी आपको पता है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि भी हमको नहीं देता है, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध, ये जितने भी अधिकार हैं, यदि उनमें से हमारे एक भी अधिकार का हनन हो रहा है, हम बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि वो हमको न्याय देगा, ठीक है? देर से दे लेकिन वो न्याय हमको जरूर देगा, क्योंकि वो मजबूर है, उसको देना पड़ेगा। हमारे संविधान में वर्णित है ये कि सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगा, मौलिक अधिकार हमारे न्याय योग्य हैं जो कि हमको न्याय देना पड़ेगा, ठीक है? इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ये जो 3 चित्रपट कथा हमने पढ़ी, वहाँ से आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि संविधान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम एक पहला ही वही क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे थे कि आखिर किसी भी देश में संविधान क्यों लाना चाहिए, ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे समझ में आए हुए हमें
कि हमें अपने अधिकार के लिए, हमें अपने आप को अपने से ही बचाने के लिए और भी जितने पहलू होते हैं कि कोई हमारे स्वतंत्रताओं का हनन कर रहा है, हमारे जाति हमें अपने समुदाय से अलग कर रहा है या अल्पसंख्यक होने के कारण हमें समानता का अनुभव नहीं हो पा रहा है, उन सभी के लिए हमारा संविधान हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है? क्योंकि संविधान में पूरा सब कुछ अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वर्णन किया गया है। यानी कि मेन रूप से बात करें तो अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि संविधान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपर्युक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम इसके बाद ये जो कुछ इसके मुख्य और लक्षण है तो अब अगले वीडियो में बात करेंगे और आई होप कि जो इतने 2-3 दिन से हम इसका आंसर पाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किसी भी संविधान मतलब किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में संविधान लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी एक लिखित दस्तावेज की, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पड़ी है, ठीक है? और नहीं समझ में आया तो आप 1 से 2 बार वीडियोज़ देखिएगा और बुक पढ़िएगा, उसके बाद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में संविधान की या किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, ठीक है? अदरवाइज जैसा जो चाहते जब चाहते कानून निकालते, कानून बनाते, फेल करते और हम लोग क्या करते उनके गुलाम होके बस मानते रहते, ठीक है? और बिल्कुल हक से नहीं कह सकते कि हमारे पास हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं, हमको कोई हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, हमको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वो सारी बातें फिर हम इतना जो गर्व से कह रहे हैं वो नहीं कह पाते, ठीक है? इसीलिए संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और हर एक लोकतांत्रिक देश के लिए, हमारे लिए ही नहीं, हर एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अब उसके बाद इसके जो आगे के कुछ तथ्य हैं, उनको अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।